हेलो एवरीवन। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आजकल का जितना भी ऑनलाइन कम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें कंप्यूटर सेक्शन से क्वेश्चन पूछता ही है, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो या कोई अदर स्टेट का कम्पिटिटिव एग्जाम हो। अगर हम बात करें झारखंड सचिवालय का जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी कंप्यूटर सेक्शन से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछेगा। तो आज हम लोग कंप्यूटर का वर्किंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर का कार्य प्रणाली क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है और इसका फंक्शन क्या है, रैम और रोम क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। मदरबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का क्या फंक्शन है। मेरा जो रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ था उसमें कंप्यूटर सेक्शन से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार कौन सा यूनिवर्सिटी किया था। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार कौन सा यूनिवर्सिटी किया था। यूनिवर्सिटी का नाम पूछा था, यूनिवर्सिटी का नाम पूछा था जिसने पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया था। तो यूनिवर्सिटी का क्या नाम था? पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी किया था। और ये पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? यूएसए में है, अमेरिका में है। देखिए, अगर ये क्वेश्चन हमारे सामने आया है तो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है ना वो सबको हम लोग पढ़ लेंगे ताकि एक अच्छा बेस तैयार हो। अगर हम लोग पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के बारे में बात करें तो इसका कौन सा यूनिवर्सिटी इसको बनाया था, तो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी बनाया था। अगर वैज्ञानिक का नाम पूछ ले कि वैसा वो कौन सा वैज्ञानिक था जो इसका आविष्कार किया था, अगर वैज्ञानिक का नाम पूछे जिसने पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया था तो उस वैज्ञानिक का नाम था जेपी एकट और जॉन मुचले। और ये दोनों जॉन मुचले और ये दोनों भी अमेरिकन थे। और इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है? अगर हमसे पूछ ले कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार कौन सा साल में हुआ था, अगर हमसे साल पूछ ले कि कौन सा साल में हुआ था तो 1946 में हुआ था। और इससे क्या क्वेश्चन बनता है? अगर इसका नाम ही पूछ ले कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का जो क्या नाम रखा गया था, तो इसका अगर नाम पूछ ले ना तो इसका नाम एनियक रखा गया था। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था उसका नाम क्या रखा गया था? तो एनियक। तो इससे 4 क्वेश्चन बनता था, हम लोग चारों को भी देख लिए हैं। और पढ़ने का तरीका भी यही होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आता है तो उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उसको पढ़ लीजिए ताकि आपका एक अच्छा बेस तैयार हो और आप कंप्यूटर में अच्छा मार्क्स ला सकें। अब हम लोग कंप्यूटर का कार्य प्रणाली यानी कंप्यूटर कैसे काम करता है उसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में देख लेते हैं। देखिए, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये मॉनिटर है, और ये कीबोर्ड है, ये माउस है और ये सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर हम लोग हार्डवेयर के बारे में बात करें तो ये जितना आपको दिख रहा है ये हार्डवेयर का एग्जांपल है, क्योंकि हार्डवेयर का डेफिनेशन होता है कि वो सारा कंपोनेंट जिसको हम लोग देख सकते हैं और टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर होता है। तो ये हार्डवेयर है। और अगर हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो सॉफ्टवेयर इसको इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है, इसको निर्देश देता है प्रोसेसिंग करने के लिए। अगर हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो सॉफ्टवेयर इनविजिबल होता है, सॉफ्टवेयर को हम लोग देख नहीं सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का काम क्या है? सॉफ्टवेयर इसको निर्देश देता है, इंस्ट्रक्शन देता है प्रोसेसिंग करने के लिए। अब अगर हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में बात करें तो इसमें से इनपुट डिवाइस कौन कौन है? तो इसमें कीबोर्ड और माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है। और इनपुट डिवाइस का काम क्या है? इनपुट डिवाइस क्या करता है? इसमें डेटा इनपुट करने का काम करता है। क्या इनपुट करता है? डेटा। अब डेटा क्या है? डेटा है अव्यवस्थित तथ्य, मतलब जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। तो इनपुट डिवाइस का क्या काम है? डेटा को इनपुट करना। और डेटा क्या है? अव्यवस्थित तथ्य है जिसका कोई मीनिंग नहीं है। और आउटपुट डिवाइस का बात करें अगर हम लोग आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करें तो इसमें मॉनिटर जो है ना,
मॉनिटर क्या है, आउटपुट है इसमें, मॉनिटर आउटपुट है। और आउटपुट का क्या काम है, जो अव्यवस्थित तथ्य आया है ना, जो अभी डेटा आया है इसमें, जो जिसका मीनिंग नहीं है, उसको प्रोसेसिंग करके इसको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में बदल देना और इसके बाद इसमें प्रदर्शित करना। तो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में बदलने के लिए कौन निर्देश देता है, इंस्ट्रक्शन कौन देता है, तो सॉफ्टवेयर देता है। जैसा सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन देगा वैसा ही ये CPU काम करेगा, वैसा ही प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद वैसा ही रिजल्ट इस पर आउटपुट होगा। तो हम लोग अभी हार्डवेयर के बारे में देखें, सॉफ्टवेयर के बारे में देखें, इनपुट डिवाइस के बारे में देखें और आउटपुट डिवाइस के बारे में देखें और डेटा के बारे में भी जानें। और इनपुट डिवाइस क्या करता है, डेटा को इनपुट करता है, और आउटपुट डिवाइस क्या करता है, जो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकलता है उसको आउटपुट करता है, प्रदर्शित करता है। अब हम लोग कंप्यूटर का जो कार्य प्रणाली है, वर्किंग प्रोसेस क्या है, उसके बारे में समझते हैं। कंप्यूटर का अगर वर्किंग प्रोसेस के बारे में बात करें कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, तो कंप्यूटर का जो मेन काम होता है ना, वो अव्यवस्थित डेटा को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में चेंज करने का काम होता है। तो आइए हम लोग उसी को देखते हैं। कंप्यूटर का जो मेन काम होता है वो डेटा को प्रोसेसिंग करने के बाद ये मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में चेंज कर देता है, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में इसको चेंज कर देता है। अब एक चीज़ बताइए, हम आपको बताए थे कि डेटा का क्या मीनिंग होता है, ये अव्यवस्थित तथ्य है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, इसको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में चेंज करने का काम कौन करता है, कंप्यूटर। तो अब आइए इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए डेटा को कौन इनपुट करता है, तो डेटा को इनपुट करता है इनपुट डिवाइस। और हम आपको बताए थे कि इनपुट डिवाइस क्या क्या होता है, ये कीबोर्ड या माउस हो सकता है या जॉयस्टिक हो सकता है, और भी हैं। तो इनपुट डिवाइस डेटा को इनपुट करता है। अब एक बात और यहाँ पे ध्यान देना है, देखिए इंसान सिंपल लैंग्वेज को समझता है, लेकिन कंप्यूटर जो है वो सिंपल लैंग्वेज को नहीं समझता, ये बाइनरी नंबर में चीज़ें को समझता है। तो इनपुट डिवाइस क्या करता है, डेटा को इनपुट तो करता ही है, ये सिंपल लैंग्वेज को बाइनरी नंबर में चेंज कर देता है। किस में चेंज करता है, बाइनरी नंबर में। और बाइनरी नंबर क्या क्या होता है, 0 और 1। इनपुट डिवाइस डेटा को इनपुट भी करता है और बाइनरी नंबर में चेंज कर देता है, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो 0 और 1 में ही इसको समझता है। अब इसको प्रोसेस करने के लिए कौन इंस्ट्रक्शन देता है, कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करने के लिए इंस्ट्रक्शन कौन देता है, तो सॉफ्टवेयर देता है। हम आपको बताए थे कि कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए इंस्ट्रक्शन कौन देता है, सॉफ्टवेयर। जैसा आप इंस्ट्रक्शन दीजिएगा वैसा ही ये प्रोसेसिंग करेगा, और आफ्टर प्रोसेसिंग आउटपुट डिवाइस के माध्यम से ये मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में चेंज हो जाता है। अब आउटपुट डिवाइस क्या करता है ना, ये बाइनरी नंबर में काम किया, तो ये बाइनरी नंबर को फिर से ये सिंपल लैंग्वेज में चेंज कर देता है, सिंपल लैंग्वेज में चेंज कर देता है। कौन चेंज करता है, तो आउटपुट डिवाइस बाइनरी नंबर को फिर से सिंपल लैंग्वेज में चेंज करने के बाद ये आउटपुट करता है, किसको, डेटा को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में। तो ये इसका वर्किंग प्रोसेस है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जब ये इनपुट डिवाइस डेटा को इनपुट करता है ना, तो ये डायरेक्टली प्रोसेस नहीं होने लगता है, प्रोसेस होने से ठीक पहले ये प्राइमरी मेमोरी में स्टोरेज रहता है, प्राइमरी मेमोरी में स्टोर रहता है क्या, डेटा, प्रोसेस होने से ठीक पहले। और प्रोसेस होने के बाद भी ये प्राइमरी मेमोरी में स्टोर रहता है, आउटपुट होने के पहले। प्रोसेस होने के बाद और आउटपुट होने के पहले ये प्राइमरी मेमोरी में स्टोर रहता है, कौन, डेटा। और प्राइमरी मेमोरी क्या है, अब हम पूछेंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, तो प्राइमरी मेमोरी रैम है, रोम है, रजिस्टर मेमोरी है और कैश मेमोरी है। ये चार जो है ना, ये प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। हम लोग प्राइमरी मेमोरी अभी आगे भी पढ़ेंगे। प्राइमरी मेमोरी होता है और एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क वगैरह होता है। देखिए प्राइमरी मेमोरी का स्पीड ज़्यादा होता है और सेकेंडरी मेमोरी का स्पीड कम होता है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी का स्टोरेज कम होता है और सेकेंडरी मेमोरी का स्टोरेज ज़्यादा होता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइस का अगर बात करें तो इनपुट डिवाइस क्या करता है, इनपुट डिवाइस डेटा को इनपुट करता है और सिंपल लैंग्वेज को बाइनरी नंबर में चेंज कर देता है। बाइनरी नंबर 0 और 1, क्योंकि ये जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 के फॉर्म को ही समझता है। और जो डेटा है वो प्रोसेस होने से ठीक पहले प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है, और प्राइमरी मेमोरी ये सब है, रैम, रोम, रजिस्टर और कैश मेमोरी। और प्रोसेस होने के ठीक बाद और आउटपुट होने के ठीक पहले फिर से ये प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है, और उसके बाद ये आउटपुट डिवाइस से ये आउटपुट हो जाता है।
अब हम लोग बात करें अगर प्राइमरी मेमोरी का, तो प्राइमरी मेमोरी में जो रैम और रोम है ना, रैम और रोम, ये लगा हुआ होता है मदरबोर्ड पे, मदरबोर्ड पे, ये मदरबोर्ड पे लगा हुआ होता है। और रजिस्टर और कैश मेमोरी जो होता है ना, ये सीपीयू पे लगा होता है, सीपीयू पे लगा होता है। तो प्राइमरी मेमोरी, मदरबोर्ड और सीपीयू अभी हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, ये तीनों आगे पढ़ेंगे। अभी आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा कि इसका कार्य करने का प्रणाली क्या है, कैसे ये कंप्यूटर काम करता है। तो एक बार अगर इसको फिर से समझाया जाए, तो डेटा को इनपुट करता है इनपुट डिवाइस, फिर ये प्रोसेस होता है यहाँ पे। अब प्रोसेस करने के लिए इंस्ट्रक्शन कौन देता है? सॉफ्टवेयर देता है। उसके बाद ये आउटपुट डिवाइस के माध्यम से ये हम लोग को दिखता है। अब हम लोग प्राइमरी मेमोरी, मदरबोर्ड और सीपीयू के बारे में अभी पढ़ेंगे। अभी हम लोग प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़े थे, उसमें रैम, रोम, कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी आता है। आइए हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अगर हम लोग प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात करें, प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात करें, तो इसमें रैम होता है, रोम होता है, कैश मेमोरी होता है और रजिस्टर मेमोरी होता है। अब अगर इसमें हम रैम का फुल फॉर्म पूछें, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का रीड ओनली मेमोरी। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, अक्सर ये पूछता है कि रैम का फुल फॉर्म और रोम का फुल फॉर्म पूछ लेता है। अगर हम इसमें रोम का नहीं बात करें ना, तो ये तीनों जो मेमोरी है ना, रैम, कैश और रजिस्टर मेमोरी, ये वोलाटाइल नेचर का होता है। वोलाटाइल नेचर मतलब अस्थाई, अस्थाई। इसका मतलब ये है कि कोई भी डेटा अगर आपका रैम में, कैश में या रजिस्टर मेमोरी में रहे और किसी कारणवश आपका कंप्यूटर बंद हो जाए, तो वो डेटा उड़ जाएगा। लेकिन जो रोम होता है ना, ये नॉन वोलाटाइल होता है, नॉन वोलाटाइल, यानी कि ये अस्थाई होता है, अस्थाई होता है। और हम आपको ये बताए थे कि जो रैम और रोम है, रैम और रोम जो है ना, ये किस पे लगा हुआ होता है? तो ये मदरबोर्ड पे लगा हुआ होता है। ये किस पे लगा हुआ होता है? मदरबोर्ड पे। और मदरबोर्ड कहाँ पे लगा हुआ होता है? ये मॉनिटर के पीछे में होता है। और कैश और रजिस्टर मेमोरी जो है ना, ये सीपीयू में लगा हुआ होता है। किस में लगा हुआ होता है? सीपीयू में। अभी मदरबोर्ड और सीपीयू को अभी हम लोग आगे पढ़े। हम लोग एक चीज़ पढ़े थे कि डेटा जो है वो प्रोसेसिंग से पहले प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है। लेकिन प्राइमरी मेमोरी में कौन सा मेमोरी में स्टोर होता है? क्योंकि प्राइमरी मेमोरी तो 4 तरह का होता है। तो हम लोग अभी देखते हैं। डेटा प्रोसेसिंग से ठीक पहले प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है। तो प्राइमरी मेमोरी में कौन सा मेमोरी में स्टोर होता है? तो रैम में स्टोर होता है, रैम में। अब रैम से सीपीयू में, रैम से सीपीयू तक कौन सा मेमोरी लेकर के जाता है डेटा को? तो ये कैश मेमोरी लेके जाता है, कैश मेमोरी। और ये कैश मेमोरी किस में लेकर के जाता है? रजिस्टर में। और हम आपको बताए थे कि रजिस्टर और कैश मेमोरी किस में लगा होता है? सीपीयू में। तो इसमें एक ध्यान दीजिएगा, जो सीपीयू है ना, वो उसी डेटा पे काम करता है जो रजिस्टर में मौजूद होता है, रजिस्टर मेमोरी में। और रजिस्टर मेमोरी में डेटा को कौन लेके आता है? तो कैश मेमोरी लेके आता है। कैश मेमोरी डेटा को कहाँ से लेकर के आता है? रैम से। तो डेटा को इनपुट करता है कौन? इनपुट डिवाइस। और ये प्रोसेसिंग से ठीक पहले कहाँ पे जाता है? रैम में। ये सभी प्राइमरी मेमोरी हैं, रैम, कैश और रजिस्टर। लेकिन डेटा जब इनपुट होता है तो सबसे पहले कहाँ जाता है? रैम में। अब रैम से रजिस्टर तक कौन लेकर के जाता है? कैश मेमोरी। ये क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि रैम से रजिस्टर तक कौन सा मेमोरी लेकर के जाता है? तो कैश मेमोरी। और ये कैश मेमोरी जो है ना, ये सभी मेमोरी में सबसे तेज होता है, इसका स्पीड सबसे तेज होता है। तो सबसे तेज मेमोरी कौन सा है? ये कैश मेमोरी। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि सबसे तेज मेमोरी, सबसे स्पीड किसका ज़्यादा होता है? कौन सा मेमोरी का? तो कैश मेमोरी का। और ये एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सीपीयू जो होता है वो कौन से मेमोरी से डेटा लेकर के काम करता है? तो ये रजिस्टर मेमोरी में जो डेटा होगा उसी पे काम होता है। रैम में जो मौजूद होता है उस पर काम नहीं होता है। रैम से पहले वो रजिस्टर में जाता है, उसको लेकर कौन जाता है? कैश मेमोरी। तो ये प्राइमरी मेमोरी का वर्किंग प्रोसेस है। अब हम लोग अगर सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करें, तो सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क वगैरह है। सेकेंडरी मेमोरी में क्या है? हार्ड डिस्क है। ये सब में जो डेटा स्टोर होता है ना, वो कंप्यूटर बंद होने के बाद भी इसमें डेटा नहीं उड़ता है। सेकेंडरी मेमोरी में अगर जो डेटा स्टोर है वो कंप्यूटर बंद हो जाने के बाद भी डेटा नहीं उड़ता। लेकिन अगर ये प्राइमरी मेमोरी में रहा तो वो डेटा उड़ जाता है। तो सेकेंडरी मेमोरी हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मदरबोर्ड के बारे में। देखिए, मदरबोर्ड जो है ना, ये मेन सर्किट बोर्ड है। ये मेन सर्किट बोर्ड है, मेन सर्किट बोर्ड।
ये लगा हुआ रहता है मॉनिटर में। इसी में आपका रैम, रोम, सीपीयू और भी बहुत सारा इसी से जुड़ा हुआ होता है, मदरबोर्ड से ही जुड़ा हुआ होता है। अभी जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो मदरबोर्ड का ही पिक्चर है। इसी पे रैम, रोम और सीपीयू इससे जुड़ा हुआ होता है और ये मेन सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर का। और इसी से इंफॉर्मेशन में का आदान और प्रदान होता है, मतलब इसी से इंफॉर्मेशन आता और जाता है। और इसको ले जाने और ले आने, इंफॉर्मेशन यहाँ से ले जाने और ले आने का काम कौन करता है? ये सिस्टम बस। क्वेश्चन पूछता है कि इंफॉर्मेशन को लाने और ले जाने का काम कौन करता है? तो सिस्टम बस करता है। अगर सीपीयू के बारे में बात करें, तो इसको कंप्यूटर का हार्ट या ब्रेन बोला जाता है। ये सबसे ज़्यादा काम करता है। ये क्या करता है? जो रजिस्टर मेमोरी में होता है डेटा, हमें आपको बताएं, जो रजिस्टर मेमोरी में जो डेटा होता है उसी को प्रोसेस करता है। तो जो रजिस्टर मेमोरी में जो डेटा होता है उसी को प्रोसेस करता है और ये इनपुट को आउटपुट में बदलता है। सीपीयू क्या करता है? इनपुट को आउटपुट में बदलता है सीपीयू। तो सीपीयू का एक्चुअली सबसे ज़्यादा काम कंप्यूटर में जो करता है वो सीपीयू ही करता है। ये इनपुट को आउटपुट में बदलता है और यह डेटा को मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शन में बदलता है। मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शन मीन्स जो अव्यवस्थित तथ्य है उसका मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शन में इसको बदलता है। डेटा इसको सीपीयू में ही कंट्रोल यूनिट होता है और एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट और एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो लॉजिक लगाता है, मतलब जो एरिथमेटिक जो कैलकुलेशन होता है ना वो सीपीयू से ही होता है। तो अभी हम लोग प्राइमरी मेमोरी, मदरबोर्ड और सीपीयू के बारे में जाने। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब हम लोग एग्जाम से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स को देखते हैं। देखिए, अभी हम लोग कंप्यूटर बस के बारे में पढ़ें। कंप्यूटर बस ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन को लाने ले जाने का काम यही करता है। कंप्यूटर बस क्या करता है? इंफॉर्मेशन को लाने और ले जाने का काम करता है। लाने और ले जाने का काम कौन करता है? कंप्यूटर बस। ये क्वेश्चन पूछता है। एक होता है बायोस। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या होता है? जब कंप्यूटर आप ऑन करते हैं ना तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर यही है जो काम करता है। कौन? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है। एक होता है सीमोस चिप। ये कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी ये काम करता है। इसमें एक बैटरी लगा हुआ होता है। ये कंप्यूटर जब ऑफ हो जाता है ना तब भी ये काम करते रहता है। ये लगातार काम करता है। इसलिए जब आप अपना कंप्यूटर को 10 दिन या 12 दिन या कभी भी बहुत दिन के बाद आप ऑन करते हैं ना तो उसमें डेट और जो डे होता है, वो दिन होता है और टाइम होता है, जो वो अपडेट मिलता है आपको। ये इसी के कारण होता है, सीमोस चिप के कारण। क्योंकि जब आपका कंप्यूटर ऑफ भी होता है ना तो ये काम करते रहता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब हम लोग जनरेशन के बारे में बात करते हैं। जो अभी तक 5 जनरेशन है कंप्यूटर का, उसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। अगर कंप्यूटर का जनरेशन के बारे में बात करें, अगर हम फर्स्ट जनरेशन के बारे में बात करें, तो ये 1942 टू 1955 तक रहा है। इसका 1942 टू 1955 तक रहा है फर्स्ट जनरेशन। और इसमें किसका यूज़ किया गया? इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज़ किया गया था? कंप्यूटर बनाने में फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज़ किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। और इसका टाइम कब था? 1942 टू 1955। अगर हम लोग सेकेंड जनरेशन के बारे में बात करें तो ये 1955 से 1964 तक का टाइम रहा। और इसमें पहले वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। सेकेंड वाला जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। किसका उपयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का। देखिए, हर एक जनरेशन में चेंज होते चला गया है। थर्ड जनरेशन में किसका उपयोग किया गया था? ये सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन टाइप का है। आप इसको अगर देखिएगा ना तो इससे रिलेटेड जितना एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना उसमें लगभग हम लोग सारा कवर कर चुके हैं। कुछ शॉर्ट टर्म है उसको भी हम लोग आगे देख लेते हैं। थर्ड जनरेशन के बारे में बात करें ना तो 1964 से 1975 तक का टाइम रहा था। और पहला में अगर वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया था, सेकेंड में ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था, तो तीसरा में
आईसी चिप का यूज़ किया गया था। आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का उपयोग किया गया था। अब फोर्थ जनरेशन में जो कि 1975 से 1989 तक का रहा था, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। देखिए, जब से माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लगा तब से कंप्यूटर का साइज जो है वो छोटा होने लगा था। जो पहला जनरेशन है ना, जो 1942 टू 1955 जो वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया था, इसमें कंप्यूटर बहुत बड़ा होता था, ऑलमोस्ट एक घर के बराबर या उससे थोड़ा छोटा, उतना बड़ा आपका कंप्यूटर रहता था। उसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। अगर फर्स्ट जनरेशन में कोई कंप्यूटर का नाम बोलें तो उसमें जैसे ENIAC था, ENIAC ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। अब फोर्थ जनरेशन में जब माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लगा तो कंप्यूटर का साइज़ छोटा होने लगा। उसमें जैसे इसका एग्जांपल ले लें तो ये पीसी जो पर्सनल कंप्यूटर है, जो हम लोग कंप्यूटर जो यूज़ करते हैं, वो माइक्रो प्रोसेसर आने के बाद ही इसका निर्माण हुआ था। फिफ्थ जनरेशन का अगर हम बात करें, फिफ्थ जनरेशन में जो कि 1989 से अभी तक का है, इसमें एडवांस माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया, एडवांस माइक्रो प्रोसेसर का, और इसमें लैपटॉप का निर्माण हुआ। और ये पोर्टेबल है, मतलब आप इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। तो यही 5 जनरेशन है। इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर बनाने में क्या उपयोग किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब का। सेकंड जनरेशन में क्या उपयोग किया गया था, तो ट्रांजिस्टर का। थर्ड में क्या किया गया था, तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का। फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर बनाने में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया, और यही माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लगा जो माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण होने लगा। माइक्रो कंप्यूटर मतलब छोटा कंप्यूटर का, जिसमें पीसी आता है, पर्सनल कंप्यूटर जिसको हम लोग बोलते हैं, डेस्कटॉप वगैरह इसी में आता है। तो अब फिफ्थ जनरेशन 1989 में जो आया था उसमें एडवांस माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ, और इससे लैपटॉप बनना स्टार्ट हुआ इसमें से, जो कि ये पोर्टेबल है, मतलब इसको कहीं पे भी ला के ले जा सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर सेक्शन में सुपर कंप्यूटर से भी क्वेश्चन रहता है, तो आइए हम लोग सुपर कंप्यूटर के बारे में जानें। देखिए, पहला सुपर कंप्यूटर जो दुनिया में बनाया गया था वो 1964 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1964 में। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो क्रे रिसर्च सेंटर के द्वारा बनाया गया था। क्रे रिसर्च सेंटर के द्वारा बनाया गया था। और ये क्रे रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो ये अमेरिका में ही है। और अगर इसको बनाने वाला का अगर श्रेय किसको दिया जाता है तो ये सेमर क्रे को दिया जाता है। सेमर क्रे को ही फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर भी बोला जाता है। इसका नाम क्या था सुपर कंप्यूटर का? जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्या रखा गया था? तो इसका नाम रखा गया था CDC 6600, CDC 6600 इसका नाम रखा गया था। तो अगर सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करें तो जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो 1964 में बनाया था, और इसको बनाने वाला कौन कंपनी था? तो क्रे रिसर्च सेंटर था, जो कि अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है। और इसको सुपर कंप्यूटर का फादर किसको बोला जाता है, मतलब इसका फाउंडर किसको बोला जाता है? तो सेमर क्रे को बोला जाता है। और फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? तो CDC 6600। अब अगर हम इंडियन सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करें, इंडियन सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करें तो पहला जो सुपर कंप्यूटर इंडिया में बनाया गया था वो 1991 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1991 में। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये CDAC पुणे के द्वारा बनाया गया था। CDAC पुणे के द्वारा बनाया गया था। CDAC का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो CDAC पुणे के द्वारा बनाया गया था। और इसको जो बनाने का श्रेय दिया जाता है विजय भाटकर को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? विजय भाटकर को दिया जाता है। फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर का किसको बोला जाता है? विजय भाटकर को। और जो सुपर कंप्यूटर का नाम था, फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर का जो नाम है वो परम 8000। ये देखिए क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको 1 या 2 बार दिखना ही चाहिए। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अगर आप फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में पूछा जाए तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को। और अगर कंप्यूटर लिटरेसी डे के बारे में पूछा जाए कि कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को मनाया जाता है। एक ATM का भी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? ATM का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और भी बहुत सारा शॉर्ट टर्म है, जैसे बायोस है। अब बायोस का फुल फॉर्म पूछ लेगा तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जैसे GUI है, GUI का पूछ लेगा तो ये GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस।
तो इसी तरह बहुत सारा इंपॉर्टेंट आपका जो शॉर्ट टर्म है उसको याद करना है। जैसे फोर्ट्रान का पूछ लेता है, फोर्ट्रान का पूछ लेता है, तो फोर्ट्रान का होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो फोर्ट्रान का फुल फॉर्म हो जाता है। तो देखिए इसी तरह आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट टर्म है उसको याद करना होगा। देखिए इस वीडियो से आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू देने का कोशिश किया गया है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये भी समझ में आया होगा कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। और अब आप अगर कंप्यूटर का कोई भी किताब उठा करके पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर समझ में आएगा।